नमस्कार साथियों, सभी साथियों को मेरा प्रणाम। आज कृष्ण पक्ष, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादश बारस हैं। तो आज क्या है, पृथ्वीराज चौहान की जयंती है। तो आज हम उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, क्योंकि ये हमारे भारत के महान और प्रतापी शासक थे, इसलिए इनको जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ये केवल हमारे लिए इतने मायने नहीं रखते कि केवल हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़े, ये केवल एक सामान्य नागरिक की तरफ से भी हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। पृथ्वीराज चौहान थे जो कि चौहान वंश से संबंध रखते थे। इन्होंने अजमेर और दिल्ली तक लगभग पूरे भारत पर शासन किया था। इनको पृथ्वीराज चौहान को अनेक नामों से जाना जाता था, जैसे भारतेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, हिंदू सम्राट, सपात लक्षेश्वर, और इनको राय पिथौरा नाम से भी जाना जाता, क्योंकि इन्होंने पिथौरागढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद में हम बात करते हैं इनके बारे में, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो कि ये पृथ्वीराज चौहान थे। ये भारत के अंतिम हिंदू शासक थे, क्योंकि उनके बाद गौरी वंश की स्थापना हो गई थी, उनके बाद मुगल साम्राज्य की भी स्थापना हो गई थी। इसलिए ये भारत के अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने संपूर्ण भारत पर राज किया था। इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान किस वंश से संबंधित थे। चौहान वंश से संबंधित थे। और बात करते हैं इनका पिता कौन थे। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान थे, जो कि अपने अजमेर के शासक आनाजी के पुत्र थे। तो इस हिसाब से ये पृथ्वीराज चौहान आनाजी के पौत्र हो गए। ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इनकी माता। कुछ पुस्तकों में इनकी माता कपूर देवी को माना गया, जो चेदी जो महाजनपद था, महाजनपद काल में, तो वहाँ के थी राजकुमारी। और इनको कुछ पुस्तकों में इनकी माता दिल्ली के तंवर शासक थे अनंगपाल, उनकी पुत्री कमला देवी को मानते हैं। तो ये कमला देवी इनकी माता है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ था जो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया, उसके अनुसार इनका जन्म विक्रम संवत ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया को हुआ था। अब बात करते हैं इनके विवाह की। इनका विवाह, पृथ्वीराज चौहान का विवाह 13 रानियों के साथ हुआ था। इनकी 13 रानियां थी। इनमें से इनकी सबसे प्रिय रानी थी संयोगिता थी, और ये इनको इसलिए प्रिय थी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा सुंदर और युद्ध कुशल में निपुण थी। हम बात करते हैं अब संयोगिता, जो ये इनकी रानी थी, ये कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी, जो जयचंद गढ़वाल थे और ये पृथ्वीराज चौहान थे। ये इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। तो संयोगिता के विवाह को लेकर जब कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल ने स्वयंवर रखाया था, तो पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने आमंत्रित नहीं किया था। तो इस वजह से इनको पृथ्वीराज चौहान को बेइज्जत करने के लिए जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बना के द्वारपाल के रूप में स्थापित कर दी। फिर संयोगिता ने स्वयंवर रखा, तो उसमें उसने अपना वर, उस जो पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति थी उसको उसने अपना वर चुना। तो इसी क्षण जब पृथ्वीराज चौहान वहाँ उपस्थित हो गए और संयोगिता को उठाकर ले गए, इससे जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी बढ़ गई। इसके बाद में हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के अनेक युद्ध हुए, जिनमें से महत्वपूर्ण युद्ध कौन कौन से थे। तो पृथ्वीराज चौहान ने 1177 में भादानक देशीय के राजा को हराया था, और उसके बाद में 1182 ईस्वी में जेजाक भुक्ति शासक को हराया था, और 1183 में चालुक्य वंशीय शासक को हराया था। अब उसके बाद में विदेशी आक्रमणकारी जब महमूद गौरी आया था, तो उससे पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार युद्ध किया और उसको 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया था। तो इसमें महत्वपूर्ण पृथ्वीराज चौहान का और मोहम्मद गौरी के बीच में महत्वपूर्ण युद्ध था। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को ऐसे ही छोड़ दिया, और ये मोहम्मद गौरी वापस चला गया। इसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। ये युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ, जो जयचंद गढ़वाल था, जो कि संयोगिता के पिता थे, वो मोहम्मद गौरी के साथ जाके मिल गया था, और ये युद्ध मोहम्मद गौरी जीत गया था। इसके बाद में जब ये मोहम्मद गौरी युद्ध जीत गया तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान और उनका जो एक प्रिय मित्र और दरबारी कवि था चंद्रवरदाई, उनको बंधक बना लिया और अफगानिस्तान ले गए। तो इसके बाद अफगानिस्तान ले जाने के बाद
क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तो महान और प्रतापी शासक था, वो दुश्मन के सामने झुकने नहीं वाला था। वो प्रतापी शासक था, वो दुश्मन का मुकाबला उनके बंदी गृह में रहकर भी कर रहा था, वो उनके सामने कभी भी नहीं झुका। तो वहाँ अफगानिस्तान ले जाके उनको जेल में बंदी बना दिया, किसको? पृथ्वीराज चौहान और उनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई को। इसके बाद उन्होंने उनको जेल में अनेक शारीरिक यातनाएं दी, उनको खाना नहीं दिया, उनको अनेक तरह से परेशान किया। और जब उन्होंने मोहम्मद गौरी ने उसको पृथ्वीराज चौहान को झुकने के लिए कहा, तो वो पृथ्वीराज चौहान उनके सामने बिल्कुल भी नहीं झुके और ना ही आंखें नीची की। तो इससे गुस्सा होकर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गर्म सरिये डालकर उनकी आंखें जला दी, जिसके कारण वो आंखों से अंधे हो गए। इसके बाद में अंतिम कड़ी में क्या होता है, जब मोहम्मद गौरी को कौन मारता है? पृथ्वीराज चौहान मारता है। कैसे मारता है? जब अब पृथ्वीराज चौहान क्या अंधा हो गया और उसको कुछ दिखाई नहीं देता, तो उसका जो दरबारी कवि और प्रिय मित्र चंद्रबरदाई होता है, वो क्या करता है, उसके पास मोहम्मद गौरी के पास जाता है और कहता है कि ये धनुष बाण चलाने में बहुत ही निपुण है। तो उसकी तारीफ सुन के वो मोहम्मद गौरी कहता है कि हम इसकी कलाकारी देखें तो सही। तो उसको दरबार में बुलाता है और चंद्रबरदाई को और उसको पृथ्वीराज चौहान को अपनी कला दिखाने के लिए कहता है। तो चंद्रबरदाई उस समय वो पृथ्वीराज चौहान क्या शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण था, इसलिए उसने चंद्रबरदाई ने उस वक्त एक दोहा बोला। वो दोहा क्या था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो इस दोहे का तात्पर्य ये हुआ कि मतलब ये सुल्तान की स्थिति बता रहा था कि सुल्तान कहाँ बैठा और किस स्थान पे है। इसलिए वो पृथ्वीराज चौहान उसने तीर चलाया और वो सीधा जाके उसके गले में लगा और उसी वक्त पृथ्वीराज चौहान के हाथों से मोहम्मद गौरी मारा गया। उसी के बाद क्या होता है, उसके बाद ये दोनों चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान आपस